हाँ भाई देखिए, आज लेसन नंबर 2 के अंदर एक परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे जो मेल गेमेटोफाइट की है। मेल गेमेटोफाइट के द्वारा नर जनन संरचना के रूप में जिस संरचना का निर्माण होता है वो हम बार बार लघु बीजाणु पढ़ रहे थे, लेकिन लघु बीजाणु को ही परिपक्व होने के पश्चात परागकण कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, लघु बीजाणु ही परागकण होते हैं, क्योंकि जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लघु बीजाणु ध्वनि के अंदर जो 4 लघु बीजाणु ध्वनियां पराग कोश के अंदर चारों कोनों पर चतुष्क के रूप में पाई जाती हैं, उन चारों बीजाणु लघु बीजाणु ध्वनियों के अंदर अनेक संख्या में लघु बीजाणु निर्मित होते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वो लघु बीजाणु कैलोज जैसे पदार्थ के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन केलेज एंजाइम जब कैलोज का विघटन कर देता है तो वो सूक्ष्म लघु बीजाणु जो है वो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और उन्हीं को फिर हम परागकण बोलने लग जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 2 के अंदर परागकण की यानी मेल गेमेट, परागकण ही मेल गेमेट है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लघु बीजाणु कह लो, चाहे परागकण कह दीजिए, या फिर इन्हीं को हम मेल गेमेट यानी नरी गुण कहेंगे। और ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं आवृत्ति की बातों में पुष्पोद्भिद पौधों के अंदर, लैंगिक चरण के अंदर। ठीक है भाई, अब देखिए परागकण की संरचना जिसको हम नर युग्मक कहते हैं तो भी एक ही बात है, और इन्हीं को लघु बीजाणु भी कहा जाता है। लघु बीजाणु भी नर युग्मक यानी परागकण बनाते हैं। आगे चलते परिपक्व होने के पश्चात जब बीजाणु ध्वनि फूटती है और सूक्ष्म बीजाणु लघु बीजाणु जब पृथक होते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको परागकण बोल दिया जाता है। अब एक सामान्य संरचना के रूप में हम जब परागकण को पढ़ते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है परागकण। ठीक है, अब देखिए मोस्टली आवृत्तियों में जो परागकण होते हैं वो द्विकेंद्रीय अवस्था में दिखाई देते हैं प्रारंभ से। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, परागकण हमेशा द्विकेंद्रीय अवस्था में ही मोचित होते हैं, मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, एक ये टाइपिकल स्ट्रक्चर जो परागकण की दिखाई हुई है, और ये भी परागकण की ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें हमने परागकण को अंकुरित होता हुआ दिखाया। अंकुरित किस प्रकार से हुआ, इसमें जो ये संरचना निकली हुई है इसको हमने परागमणिका कहा, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और परागमणिका जब निकलती है तो परागकण का अंकुरण होता है। अंकुरण ये बिना अंकुर के दिखा हुआ, ये अंकुरित परागकण दिखा है। दोनों को समझना है हमें। परागकण की संरचना को बारीकी से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि परागकण के ऊपर मुख्य रूप से 2 परतें पाई जाती हैं, 2 आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से एक बाह्य आवरण होता है जिसको बाह्य छोर कहा जाता है, बाह्य छोर। और इसके अंदर वाला जो आवरण होता है उसको अंदर की तरफ है इसलिए अंत्य लगाते हैं, अंत्य छोर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अंदर की तरफ और एक मेम्ब्रेन का आवरण हमने दिखा रखा है, लेकिन ये तो सभी में पाई जाती है, लिविंग स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेन का पाया जाना है कोशिका की विशेष खास बात होती है तो होगी ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसमें सघन जीवद्रव भरा हुआ है, और जीवद्रव फिर 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से 2 केंद्र हमें स्पष्ट दिखते हैं, जिसमें एक को कायिक केंद्र कहा जाता है, कायिक केंद्र, ये ध्यान रखना है। कायिक केंद्र आकार में थोड़ा बड़ा होगा, और दूसरा जो है इसको जनन केंद्र कहा जाता है, जनन केंद्र। अब आपको इतना याद रखना है, 2 प्रकार के केंद्र एक परागकण के अंदर हैं, जिनमें से एक को कायिक केंद्र जो बड़ा होता है, सघन जीवद्रव होता है, और एक छोटे वाले को जनन केंद्र कहा जाता है। और 2 ही छोर या आवरण पाए जाते हैं, जिनमें से बाहर वाले को बाह्य छोर और अंदर वाले आवरण को अंतः छोर
पिक्चर में आपको दिखाया इस तरीके से उभार दिखाए हुए हैं, धारियां या आर्यनुमा स्ट्रक्चर दिखाई गई है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि बाहरी चोर में एक विशिष्ट प्रकार के कठोर प्रतिरोधी पदार्थ का जमाव पाया जाता है, जिसकी वजह से बाहरी चोर बहुत अधिक कठोर होता है, जो विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में पराग के अंदर के पदार्थ को सुरक्षित रखता है, यानी इसका जैव अपघटन या भौतिक अपघटन नहीं होता है। बाहरी चोर का भौतिक अपघटन नहीं होता है। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक होता है बाहरी चोर और बाहरी चोर होता है कठोर प्रतिरोधी। कठोर होता है, बहुत अधिक प्रतिरोधी भी होता है, यानी किसी एसिड बेस का, क्षार अम्ल का या फिर हाई टेम्परेचर का, इनका बहुत जल्दी से इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कठोर प्रतिरोधी होता है। और जो कठोर और प्रतिरोधी का जो गुण इसमें आता है वो एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन है जिसको स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। स्पोरोपोलेनिन, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। जो कठोरता, जो प्रतिरोधिता का गुण बाहरी चोर में आता है, जिससे ये जल्दी से अपघटित भी नहीं होता, ये विशेषता किसकी वजह से आती है? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार की स्पोर बीजाणु पर पाई जाने वाली पोलेनिन नाम की प्रोटीन है, जो इसको कठोरता और प्रतिरोधिता का गुण देती है, जिससे जो पोलन ग्रेन है, इन परागकण जो है वो विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बना रहता है। अंदर के जीवद्रव की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि बाहर से सुरक्षा कर लेती है कठोर प्रतिरोधी। स्पोरोपोलेनिन आपको रखना है। स्पोरोपोलेनिन को कई बार पूछा गया है और एग्जाम के अंदर कई बार ऐसे इस तरीके से पूछा गया है, परागकण के बाहरी चोर में उपस्थित कठोर प्रतिरोधी पदार्थ का नाम बताइए, या पाई जाने वाली कठोर प्रतिरोधी प्रोटीन कौन सी होती है जो कठोरता और प्रतिरोधिता देती है परागकण। स्पोरोपोलेनिन को विशेष रूप से रखना है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये खासियत है बाहरी चोर की। इससे आपको कठोरता के कारण क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाती है। अंदर के जो सभी जीव है वो बिल्कुल लिविंग बना रहता है, सेफ और सुरक्षित रहता है, यानी परागकण खराब नहीं होगा तो उनका। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा जो अपना आवरण है, जिस जो अंदर की तरफ है, इसलिए उसे अंतःचोर कहा जाता है। और इस अंतःचोर की खासियत ये होती है, जैसा बाहरी चोर कठोर था, वैसे ही इसके विपरीत अंतःचोर कोमल और लचीला होता है। कोमल और लचीला होता है और पतला भी होता है। कुल मिलाकर जो अंतःचोर का आवरण है वो पतला है, कोमल है, लचीला है, मृदु है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसा इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक कठोर प्रोटीन का जमाव था, वैसे ही अंतःचोर में भी एक विशेष पदार्थ जिसको पैक्टिन कहा जाता है, पैक्टिन का जमाव पाया जाता है। और कुछ मात्रा में सेल्यूलोज भी होता है। सेल्यूलोज जैसा कि हम जानते हैं एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है। पैक्टिन प्रोटीन ही है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन पॉलीसेकेराइड है। ये दो प्रकार के पदार्थ अंतःचोर पर पाए जाते हैं। और बाह्य चोर में देखिए, बाह्य चोर में कुछ ये जो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, दो तीन जगह मैंने बनाए हैं इस तरीके से। इनको जो है जनन छिद्र भी बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। जनन छिद्र कहने का मतलब ये है, ये वाला स्थान, ये वाले वो स्थान है जहां से परागकण जब अंकुरित होगा तो पराग नलिका का विकास यहीं से होता है। जैसे इस डायग्राम में हमने बताया पराग नलिका निर्मित होती हुई दिखा रखी है, और इसका मतलब ये हुआ ये जो पराग नली निकली वो यहाँ से नहीं निकलेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी, यहाँ से भी नहीं निकलेगी, या तो यहाँ से निकलेगी, या फिर यहाँ से निकलेगी, या फिर यहाँ से निकलेगी। कहने का मतलब है जनन छिद्र वाले स्थान से ही पराग नलिका निकलती है। ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना। जनन छिद्र पाया जाता है, जनन छिद्र की संख्या अलग अलग है। जनन छिद्र दो तो होते ही नहीं, बाकी कईयों में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
तो दो या तीन जनन छिद्र हम चित्र में दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अंदर की बात करें, बाहर दोनों बाहर के चोर हो गए, फिर सेल मेम्ब्रेन है जो कंप्लीट कोशिका द्रव को घेरे हुई है, और इसका कोशिका द्रव फिर दो भागों में विभाजित है और केंद्रक भी दो भागों में विभाजित है, ठीक है। बड़े वाले इतना याद रखना है, ये समान विभाजन नहीं होता है, निश्चित रूप से एक क्षेत्र बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, एक केंद्रक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। जो बड़ा केंद्रक है ये भी आपको विशेष रूप से आता है, बड़ा वाला जो है वो कायिक केंद्रक होगा, छोटा वाला जो है वो जनन केंद्रक होगा। जैसा कि हमने नाम से इंगित होता है, कायिक केंद्रक आगे चल करके हम पढ़ेंगे जब परागण की क्रिया होती है, तो जो कायिक केंद्रक होता है ये तो मादई पूर्वोद्भिद के कायिक केंद्रकों से ही जाकर के मिलता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। और जो जनन केंद्रक होता है, क्योंकि ये हम नर में पढ़ रहे हैं, नर का जनन केंद्रक फर्टिलाइजेशन के दौरान मादा के जनन केंद्रक से मिलेगा, जिससे फर्टिलाइजेशन और निषेचन की क्रिया होगी। तो ये जो जनन केंद्रक है वो मादा के पूर्वोद्भिद में आगे हम पढ़ेंगे। एक अंड कोशिका पाई जाती है बीजाणु के अंदर, तीन कोशिकाएं एक साथ लगी होती है बीजाणु द्वार मतलब, जिनमें से एक बड़ी कोशिका जिसको अंड कोशिका बोलते हैं, उस अंड कोशिका के साथ ये केंद्र संलग्न करता है, मिलता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, जिससे जाइगोट बनेगा और आगे चल करके एम्ब्रियो का विकास करेगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, कायिक वाला जो है वो बड़ा होता है, जनन केंद्रक छोटा होता है, ओके। उसके बाद जैसे ही परागकण, ये परागकण बाहर पड़ा रहता है तब तक तो ये कठोर प्रतिरोधी पदार्थ वाला बाह्य चोल का आवरण, जिसमें स्पोरोपोलिन प्रोटीन है, वो इसकी सुरक्षा करते रहती है, तो सब परिस्थितियों में भी ये खराब नहीं होता है। लेकिन जैसे ही परागकण परागण के द्वारा किसी भी माध्यम से मादा स्त्री के स्तर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पर कुछ चिपचिपे रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं, जिनकी नमी को ये ग्रहण करके बाह्य जो चोर होता है ये नमी को ग्रहण करके और क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है। फलस्वरूप इन जनन छिद्रों वाले स्थान से अंदर की जो कोमल और लचीली अंतःचोर वाला जो आवरण है उससे एक नलिका निकल जाती है, इसे हम परागकणों का अंकुरण कहते हैं, जैसा अगले चित्र में दिखाया हुआ है। परागकणों का अंकुरण दिखा रखा है, और इसमें से ये जो केंद्रक दिखाए हैं ये तो कायिक केंद्रक है, और ये जो केंद्रक दिखा रखा है ये जनन केंद्रक, ठीक है। जनन केंद्रक पहले जाता है, ये परागरंध्र सीधे बीजाणु द्वार से प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद ये जनन केंद्रक सीधे मादा के अंड कोशिका से मिल जाता है और जाइगोट बना देता है। ऐसे ही कायिक केंद्रक मादा यौनोद्भिद के कायिक केंद्रकों से मिलता है और त्रिगुणित स्ट्रक्चर के रूप में भ्रूणकोश का निर्माण करता है, ओके। अब देखिए क्या होता है, जो परागकण है इसमें हमने पिछले वीडियो में ये देखा था, परागकण लघु बीजाणु नहीं होते हैं, और लघु बीजाणु में हमने ये देखा था कि लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु ग्रंथि के अंदर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब विभाजन अनुसूत्री विभाजन करती है, क्योंकि परागकण नरयुग्मक है और नरयुग्मक हमेशा एगोनिक ही होते हैं, एगोनिक, और एगोनिक संरचना कब बनेगी जब अनुसूत्री विभाजन चलेगा। अब इसको बनाने वाले कौन है, बनाने वाले मदरसा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं, मात्र कोशिका, इसके द्वारा बनेंगे लघु बीजाणु एक संख्या में। लघु बीजाणु इसका मतलब अनुसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में चलेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अनुसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरा होगा तो 4 लघु बीजाणु बनेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। 4 लघु बीजाणु इस तरीके से बन जाएंगे, और इनकी हालांकि रेख के क्रम में दिखाया हुआ है, तो व्यवस्थित करने का ढंग तो अलग होता है, हमने 5 प्रकार पिछले वीडियो में पढ़े इसके। लेकिन इन चारों लघु बीजाणुओं में से आपको इतना ध्यान रखना, चारों लघु बीजाणुओं में से चारों के चारों ही कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इसका
इसका मतलब 4 अभी आगे चल करके नरयुग्मक यानी परागकण बनाते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि एक लघु बीजाणु धानी के अंदर अनेक संख्या में छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो आगे चल करके परागकण का रूप लेते हैं। लेकिन आगे हम समझेंगे इसमें से 4 तो भाग गया, जबकि मादा युग्मक में क्या होता है, इन 4 में से ये जो 3 होते हैं ये तो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी कोशिका के रूप में बनते हैं, जीव विरोधी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो केवल एक गुरु बीजाणु ही बनता है यहाँ पर, और इसी गुरु बीजाणु के द्वारा आगे चल करके मादा युग्मक को मिलकर निर्माण होता है, फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, जिसको हम भ्रूण कोश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नर में जो है 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जबकि मादा में एक ही गुरु बीजाणु बनते हैं। इसका मतलब नर युग्मकों की संख्या निश्चित रूप से मादा युग्मकों की तुलना में 4 गुना तो होगी होगी। इसका और दूसरा कारण ये भी है, जो मादा युग्मक होते हैं वो कम संख्या में बनते हैं। अब सीधा अंतर आता है 1:4 का सीधा सीधा मेल एंड फीमेल में कम संख्या में बनते हैं, लेकिन आकार इनका अधिक बड़ा होता है। आकार फीमेल गेमेट का बड़ा होता है, हालांकि संख्या कम होती है, जबकि आकार में मेल गेमेट छोटे होते हैं, परंतु संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हम परागकण को या मेल गेमेट को अक्सर जैसा चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार हम मान सकते हैं कि ये एक कोशिकीय है, केंद्रक तो है, एक कोशिकीय है, और ये केंद्रक भी अलग होते हैं। एक कोशिकीय होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर है कि नहीं? एक कोशिकीय और गोलाकार संरचना के रूप में हम परागकण को मान सकते हैं। और इतना भी ध्यान रखना, ये हमेशा कैसे होंगे, आपको ध्यान रखना होगा परागकण 100%, क्योंकि ये क्या है, नरयुग्मक है, तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, एगुण। आपको ध्यान रखना है परागकण निश्चित रूप से आपको कितना याद रखना, परागकण गोलाकार होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, अगुणित होते हैं, ऐसी परागकण की विशेषता है। जबकि परागकण को बनाने वाली कोशिका, जिसको हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, ये हमेशा कैसी होगी, द्विगुणित होगी। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका गुणिता के आधार पर कैसी होती है, या फिर परागकण की गुणिता कैसी होती है, या फिर लघु बीजाणु की गुणिता कैसी होती है, नर युग्मकों की गुणिता कैसी होती है। आपको गड़बड़ नहीं करनी है, नर युग्मक शब्द लगते ही गुणसूत्र को आधा कर देना है, यानी द्विगुणित के स्थान पर एक गुणित हैप्लॉइड जो है कहा जाएगा, यानी एन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका तो वैन है, वैन में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एन वाली स्ट्रक्चर बनी, जो लघु बीजाणु यानी परागकण अर्थात मेल गेमेट। मेल गेमेट हमेशा एगुणित होंगे, इतना याद रखना, भले ही मेल गेमेट हो चाहे फीमेल गेमेट हो, गेमेट हमेशा एगुणित हो। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए कुछ परागकण जो है, कुछ परागकणों के चारों ओर परागकण के चारों इस तरीके से मतलब तेल की परत पाई जाती है, तेलीय पदार्थ की परत पाई जाती है। सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ स्पीशीज है आवृतबीजी पौधों की जिनके परागकणों के चारों ओर तेलीय पदार्थ का आवरण पाया जाता है, और इस तेलीय पदार्थ के आवरण को बहुत अच्छा शब्द है, उसको आपको याद भी रखना है, पोलन किट बोलते हैं उसे, पोलन किट कहा जाता है, पोलन किट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, तेलीय पदार्थ का आवरण जिनमें पाया जाता है उसको पोलन किट बोलते हैं। और इस पोलन किट यानी तेलीय पदार्थ के आवरण से फायदा क्या है, इसके द्वारा जो पोलन ग्रेन परागकण है वो बिल्कुल चिकना और स्मूथ दिखाई देता है, उसमें गंध भी आती है और कीटों को आकर्षित भी किया जाता है उस गंध के द्वारा। पोलन किट का क्या फायदा हुआ, कीटों का आकर्षण गंध के माध्यम से, चिकनापन और क्या नाम से जो परागकण होते हैं उनके द्वारा। अब इसमें क्या होता है, पोलन किट जो है ये कीटों को आकर्षित, इससे कई फायदे हैं, सभी में ऐसा नहीं होता है।
और पोलन के आपको ये रखना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इतना याद रखिएगा, कुछ आवृत्ति पौधों के परागकणों के चारों ओर तेलीय पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसे पोलन किट कहते हैं। और ये पोलन किट क्या काम करती है? चिकना बनाती है परागकण को, प्रतिरोधी बनाती है, उसके साथ साथ गंधयुक्त बनाती है और कीटों के आकर्षण का काम भी करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इस पोलन किट के द्वारा, क्योंकि पोलन किट में कई प्रकार के और मोस्टली हम ये भी कह सकते हैं पोलन किट का निर्माण या फिर जो आवरणों का निर्माण होता है, स्पोर पोलन बने या पैकिंग सेलुलोज बने, लेकिन आवरण का जो निर्माण होता है इसमें मोस्टली रोल प्ले किसका होता है? एपिटर्म की कोशिकाओं का होता है। पिछले वीडियो में हम एपिटर्म के बारे में पढ़े थे। एपिटर्म की कोशिकाओं का रोल होता है। कुछ कंडीशन में क्या होता है, एपिटर्म की कोशिकाएं कई प्रकार की विशेष प्रोटीन का स्राव करती हैं और वो प्रोटीन पोलन के यानी परागकण के चारों ओर पाई जाती है। तो कुछ कंडीशंस में जब ये पोलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है किसी माध्यम के द्वारा, तो वो जो विशेष प्रोटीन जो होती हैं वो एलर्जिक कंडीशन पैदा करती है जिसको पोलन एलर्जी कहा जाता है। पोलन एलर्जी कहा जाता है। पोलन एलर्जी, ये भी अच्छी बात है, ध्यान रखना। परागकण के चारों तरफ एपिटर्म की कोशिकाओं के द्वारा कई प्रकार के प्रोटीन का जो स्राव किया जाता है वो परागकणों के उड़ते समय एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते समय उन प्रोटीन्स के द्वारा एलर्जिक फैक्टर रिलीज किए जाते हैं और ऐसे परागकणों को पोलन एलर्जी बोलते हैं। ऐसी एलर्जी को पोलन एलर्जी कहा जाता है। अब देखिए इस पोलन किट के द्वारा परागकणों को, ये परागकण की संरचना आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से आगे हम कुछ इसकी खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है पोलन ग्रेन के बारे में, वो है पोलन ग्रेन हमेशा संख्या में बहुत अधिक और आकार में बहुत छोटे बनते हैं। संख्या में अधिक आकार में छोटे बनेंगे। पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होगा? बीजाणु लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है, मेल हेमेटोफाइट में। लघु बीजाणु धानी कहाँ पाई जाती है? पोलन सैक के अंदर पाई जाती है, परागकोश के अंदर पाई जाती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, जो परागकोश होता है वो एक पुंकेसर का भाग जिसमें पुतंतु होता है, तंतु के ऊपर पालीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, वो परागकोश है। और परागकोश अक्सर हमने पढ़ा था कि द्विपालित होता है। एक उदाहरण एक्सेप्शन के रूप में भी हमने लिया था मालवेसी कुल के पौधों को। मालवेसी कुल के पौधों में एक पाली होता है, बाकी अधिकांश द्विपालित थी। और प्रत्येक पाली में दो बीजाणु धानियां और लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। इस प्रकार से चार लघु बीजाणु धानी परागकोश के अंदर होती है। और उन्हीं चारों लघु बीजाणु धानियों में भित्ति परतों के रूप में हम चार परतें पढ़ के आए थे, जिनमें से सबसे बाहरी एपिडर्मिस थी, उससे अंदर एंडोथेलियम थी, उससे अंदर मिडल थी और उसके अंदर ही अंदर एपिडर्मिस की परत थी, जिसके भी अंदर बड़ी सघन केंद्र और बड़े केंद्र की कोशिका, जिसको हम मत्स्य सेल बोल रहे थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो द्विगुणित अवस्था में वो पाई जाती है। उसी बार सूत्री विभाजन चलते हैं तो अनेक संख्या में लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, जो आगे चल करके जब पृथक होते हैं, बीजाणु धानी घटती है, बाहर निकलते हैं तो परागकण का रूप लेते हैं, जो संरचना के रूप में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए, हम कह सकते हैं कि परागकण, जैसे मान लीजिए हमें 100 परागकणों का निर्माण करना है, 100 परागकणों का निर्माण करना है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जाता है, 100 परागकणों का निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की जरूरत होगी, या फिर इस तरीके से पूछ दिया जाता है, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है 100 परागकणों के निर्माण के लिए कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही होगी। 100 परागकण हमें बनाने हैं, 100 परागकण बनाने के लिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका कितनी चाहिए? ये अब इतना हमें पता है कि
100 बनाने हैं, इसका मतलब जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। 1 से 4 बनते हैं, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस चलेगा, मियोफाइट चलेगा, देन इसके बाद मियोसेकेंड चलेगा। मियोसिस फर्स्ट में 2 छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी, उन दोनों से मियोसिस सेकंड में उन्हें 2 बन जाएंगे। इसका मतलब पूरा मियोसिस होने के बाद एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इसका मतलब एक मात्र कोशिका से 4 बनी और हमें बनानी है 100 कोशिकाएं, 100 परागकण, 100 लघु बीजाणु बनाने हैं। तो 100 बनाने के लिए हमें मात्र कोशिकाओं, कितनी मात्र कोशिकाओं की जरूरत होगी? 25 मात्र कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाठ्यपुत्री विभाजन और संख्या पूछ लेता है, तो उसमें आपको किस तरह से होना है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम परागकण की संरचना पढ़ रहे थे। परागकण की संरचना के बाद अब हमें परागकण की मेल गेमेटोफाइट है, अब हमें फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ना। फीमेल गेमेटोफाइट में देखिए थोड़ा सा अंतर आएगा और कुछ शब्द यहाँ पर इस तरीके से हमें यूज करने हैं। फीमेल गेमेटोफाइट, देखिए फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या नाम से, पराग के क्या नाम से, मादा युग्म बोलते, मादा युग्म बोलते भी कह सकते हैं, मादा युग्म बोलते भी कह सकते हैं। फीमेल, अब देखिए आपको जो बेसिक अंतर है मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट में, वो सीखना बहुत अच्छी चीज है। गेमेटोफाइट युग्म भी होता है, फीमेल मादा वाला होगा, मेल गेमेटोफाइट वही युग्म, लेकिन नर के बारे में हम लघु बीजाणु पढ़ चुके हैं, जिन्होंने आगे चलकर अपने परागकण कर दिया। इसी प्रकार से मादा युग्म में हम अंड कोशिका का निर्माण पढ़ेंगे, स्त्री के साथ जायन भाग को पढ़ेंगे, उसके अंदर अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय में बीजाणु होता है, बीजाणु के अंदर अंड कोशिका का पूरे अंशसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण होगा। लेकिन जो मादा युग्म होता है उसको हम जायन कह सकते हैं। जायन भी क्या है, मादा युग्म है, लेकिन जायन किससे बना होता है? अंडकों से बना होता है, जायन अंडकों से बना होता है। और अंडक जो है, अंडक जो है क्या नाम से, गुरु बीजाणु का रूपांतरण होता है, गुरु बीजाणु का रूपांतरण होता है, ध्यान रखना, गुरु बीजाणु का रूपांतरण ही क्या होता है? अंडक होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो गुरु बीजाणु बनेंगे यानी मादा युग्म जो बनेंगे, गुरु बीजाणु पर्व बोलते हैं, गुरु बीजाणु पर्व। इसका मतलब गुरु बीजाणु पर्व में क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु धानी बनेगी, गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु बनेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है, शब्द में एक अंतर है। हम मेल गेमेटोफाइट में बार बार लघु बीजाणु शब्द यूज कर रहे थे, यहाँ पर हमें बार बार गुरु बीजाणु शब्द यूज करना है। क्या अंतर है दोनों में? लघु का मतलब छोटे बीजाणु, छोटे आकार के बीजाणु बनेंगे, गुरु बीजाणु बड़े आकार के बीजाणु बनेंगे। निश्चित रूप से यह अंतर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फीमेल गेमेट मेल गेमेट की तुलना में भले ही संख्या में तो होते हैं, लेकिन आकार बहुत अधिक बड़ा होता है, कई गुना बड़ा होता है। मेल गेमेट की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए गुरु लगाया। फीमेल गेमेट का आकार बड़ा है इसलिए गुरु लगाया, मेल गेमेट का आकार बहुत छोटा होता है, हालांकि संख्या में तो अधिक बनते हैं लेकिन आकार बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए लघु लगाया। हम वहाँ बार बार लघु बीजाणु शब्द यूज कर रहे थे। इसी प्रकार से उसका उल्टा, यानी बड़ा होने के कारण हमें यहाँ बार बार गुरु बीजाणु शब्द यूज करना है। और जो अंडक में एक इसके अंदर जो भाग है वो एक उसको बोलते हैं बीजाणु, बीजाणु पाया जाता है अंडाशय के अंदर, और जो बीजाणु है, बीजाणु के अंदर ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है।
गुरु बीजाणु का निर्माण बीजाणु के अंदर ही होता है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जो बीजाणु होते हैं उनके कई प्रकार हैं, अलग अलग बीजाणु के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य बीजाणु की स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो अधिकांश सार्वजनिक पौधों में पाया जाता है उसे प्रत्येक बीजाणु बोलते हैं। उस प्रत्येक बीजाणु की स्ट्रक्चर में यहाँ बना रहा हूँ। इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, ये संरचना आप लोगों ने ठीक से समझ ली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बीजाणु की संरचना इस तरीके से होती है। सामान्य टाइपिकल स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह की संरचना हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रक्चर है, आपको इसे ध्यान से समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक संरचना के रूप में यहाँ आपको इस तरीके से व्यवस्था दिखाई देगी। ये और इसके अंदर यहाँ कोशिकाएं इस तरीके से व्यवस्थित रहती हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ सारा पैरेंकाइम होता है। एक ये स्ट्रक्चर, वैसे तो इसको टाइप ऑफ बीजाणु हम पढ़ेंगे, इसको प्रतीक बीजाणु बोलते हैं, उल्टा वाला अक्ष, लेकिन इसी को पढ़ते हैं और सिलेबस में यही है। और इसको इसलिए क्योंकि अधिकांश एंजियोस्पर्म में ये प्रतीक बीजाणु ही पाया जाता है। उल्टे का मतलब है इसको ऐसे घुमा दीजिए 180 डिग्री, वो सीधा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन पादपों में जो मिलने वाली है बीजाणु की वो ये ही होती है। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर अंदर ही अंदर में रखते हैं, जिसको बीजाणु बोलते हैं। इस बीजाणु को हम अलग से मादा यूनिकोल या फिर भ्रूण कोश के रूप में अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें ये जो परतें आपको दिखाई दे रही है इनको अध्यावरण की परतें बोलते हैं। अध्यावरण, इनको अध्यावरण बोलते हैं। कि खाली जो भाग ऊपर को दिखाई दिया हुआ है इसको निभाग या अंग्रेजी में चैलेजा कहा है। इसको चैलेजा या निभाग बोलते हैं। और ये जो है बीजाणु ग्रंथ है, इसको बीजाणु ग्रंथ। नीचे की तरफ जो क्षेत्रीय संरचना दिखाई हुई है इसको बीजाणु द्वार कहा जाता है, बीजाणु द्वार कहते हैं। और इसके अंदर की जो संरचना है इसको बीजाणु या भ्रूण कोश भी बोलते हैं, भ्रूण कोश कहा जाता है। अब देखिए, इसको फाइलम, इसमें एक उभार होता है जिसे ग्रेफी भी बोलते हैं, ग्रेफी। उससे इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये एक मादा यूनिकोल की है, बीजाणु की है कंप्लीटली। वैसे तो जायाणु में, जायाणु के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 3 भाग होते हैं जिसको हम स्थितिकेसर भी कह सकते हैं। और ये हमने पिछले वीडियो में फ्लावर के डिसेक्शन में भी दिखाया था, लेकिन फिर समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं फ्लावर के अंदर, इस तरह के स्ट्रक्चर हम एक फ्लावर में पढ़ चुके हैं। देखिए, ये पुष्पासन है, थैलमस भाग,
ये वाली कंडीशन ये है। इसको वर्टिकल, ये वर्टिकल और ये पूरा खुला हुआ भाग अंडाशय है। ये तो ग्रंथ होता है, इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहा है ये बीजाणु। देखिए ये इस तरीके से का जायाम है जिसमें ये अंडा पाया जाता है, अंडाकोश से जायाम होना है कहने का मतलब। और इससे भी एक भाग जिसमें ऊपर वाले भाग को वर्टिकल स्टाइल बोलते हैं, और ये नलिकाओं की जो भाग है इसको वर्टिका या स्टिग्मा, और ये पूरा थोड़ा फुला हुआ भाग है इसको अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। जैसा नाम से इंगित होता है, इसी अंडाशय के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बीजाणु बोलते हैं। इसी बीजाणु के अंदर ये बड़ी कोशिका जो हम देख पा रहे हैं ये अंड कोशिका है, और ये अंड कोशिका ही गुरु बीजाणु है। कहने का मतलब है मादा युग्मक है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक ये अंड कोशिका ही है। हमें जो पढ़ना है वो फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट की पूरा, फीमेल गेमेटोफाइट की पूरा है। इसके अंदर फीमेल गेमेट बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा, और गुरु बीजाणु के बनने की जो क्रिया है वो गुरु बीजाणु जन्म कहलाती है। देखिए फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो ये अंडकोशिका का निर्माण होना है, जैसा कि हम लघु बीजाणु के अंदर देख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। लेकिन बार बार हमें गुरु बीजाणु शब्द यूज करना है क्योंकि हम फीमेल गेमेटोफाइट देख रहे हैं, और जो मात्र कोशिका है उसमें वही अर्धसूत्री विभाजन होगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाओं में चतुस्क बन जाएगा टेट्राड कंडीशन, और उन 4 कोशिकाओं में से अंतर इतना है 3 कोशिकाएं डिजेनरेट हो जाती है, हाशित हो जाती है, लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जबकि क्रियाशील कोशिका के रूप में केवल एक ही कोशिका बचती है, जो वो एक अकेली कोशिका आगे चल करके कंप्लीट इस बीजाणु का या फिर भ्रूण कोश का या फिर मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही पड़ेगा। थैंक यू।